हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है और हम पढ़ रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। आज का टॉपिक है रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड एंटरप्राइजेस इन द 21st सेंचुरी इन द व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हमने दो टॉपिक इसमें पढ़ चुके हैं। एक तो था क्लाइमेट ग्रीन इकोनॉमी और दूसरा था सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का रोल क्लाइमेट चेंज में क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले आपको जानना होगा कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स mainly caused by human activities such as burning fossil fuels. It affects agriculture by increasing risk of drought, floods, pest and yield loss. ठीक है, जलवायु परिवर्तन तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव को कहते हैं, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जलाने जैसी मानवीय गतिविधियों से होता है। यह कृषि से को सूखा, बाढ़, कीट और पैदावार हानि के जोखिम बढ़ाकर प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लाइमेट चेंज का मतलब कि क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है। ठीक है, क्लाइमेट में किस चीज में चेंज आएगा? टेम्परेचर में, वेदर में, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन में। ठीक है, ये सब चीजों में जो चेंज आ रहा है क्लाइमेट में, वो किस लिए आ रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, सच एज बर्निंग फ्यूल्स। और इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को भुगतना पड़ता है बाय इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ ड्रॉट, फ्लड, अटैक ऑफ पेस्ट एंड फाइनली द यील्ड लॉस। ठीक है, तो फार्मिंग सिस्टम है वो ऐसा क्या काम कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज को या तो वो रोक सके या फिर क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हमारी क्रॉपिंग को चेंज कर सके। ठीक है, ताकि जो क्लाइमेट चेंज होता है उससे जो लॉसेस होते हैं वो किसानों को कम से कम हो। ठीक है, तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्या रोल्स है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के। रोल्स आर क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस जो क्लाइमेट के जोखिम को सहने की क्षमता देती है किसानों को। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड एमिशन रिडक्शन। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कम करती है। सस्टेनेबल लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। अर्ली वार्निंग एंड नॉलेज नेटवर्क्स, जो कि वेदर फॉरकास्टिंग का अर्ली नॉलेज दे दे। वेस्ट रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी, जो सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दे। जो सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देगा वो क्लाइमेट चेंज को रोकने में भी मदद करेगा। ठीक है, तो वेस्ट रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी। स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और पॉलिसी एंड ग्लोबल गोल्स अलाइनमेंट। ओके, चलिए तो अब हम इन रोल्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसे हिंदी में हम कहेंगे जलवायु अनुकूल खेती के अभ्यास। ठीक है, क्या करना है इसमें? डाइवर्सिफाई फार्मिंग किया जा रहा है। प्रमोट ड्रॉट एंड फ्लड रेजिलेंट क्रॉप्स और प्रिसीजन इरिगेशन। ठीक है, डाइवर्सिफाई फार्मिंग के कारण क्या होगा? क्लाइमेट में उन एक पर्टिकुलर क्रॉपिंग का या एक पर्टिकुलर का सिस्टम का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो रिड्यूस होगा, जिससे क्लाइमेट चेंज कम होगा। और जो क्लाइमेट चेंज होगा वो इस तरह से होगा कि किसान उसके लिए एडेप्टेशन कर पाएंगे। ठीक है, और प्रमोट ड्रॉट एंड फ्लड रिसाइलेंट क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स जो ड्रॉट और फ्लड को का जोखिम उठा सकें। ठीक है, रिसाइलेंट मतलब उनका जोखिम उठाने लायक हो, इस तरह के क्रॉप्स को प्रमोट करना। ठीक है, फिर है प्रिसिशन इरिगेशन। प्रिसिशन इरिगेशन मतलब ऐसे इरिगेशन देना जिसमें वाटर लॉस कम हो। ठीक है, तो ड्रॉट के समय में ये कंडीशन ना रहे कि हमारे पास पानी ही ना हो और वो वाटर हम यूज कर सके, रीयूज कर सके। ठीक है, तो ये हो गया क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग सिस्टम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड एमिशन रिडक्शन। ठीक है, जो कार्बन का एमिशन है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जो CO2 इंक्रीज होता है, इसको कम करने का काम किसके थ्रू होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू होता है, क्योंकि फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट जब रहते हैं हमारे आसपास घने तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है तो ग्लोबल वार्मिंग ये सब चीजें कम हो जाती हैं और अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री का काम ये है कार्बन अवशोषण और उत्सर्जन में कमी लाना। ठीक है, अब लो टिलेज सॉइल मैनेजमेंट, इससे भी क्या होता है? जो सॉइल में जो फ्लोरा और फौना है, जो बायोडाइवर्स है, वो सारे क्या रहते हैं? मेंटेन रहते हैं। लो टिलेज में उनको इफेक्ट कम होता है। ठीक है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी इन फार्मिंग। ठीक है, हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करेंगे तो फिर क्या होगा कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगा। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था सोलर एनर्जी, तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम क्या कर रहा है? सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहा है और इस तरह से ये
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड एमिशन रिडक्शन, कार्बन अवशोषण और उत्सर्जन में कमी। ठीक है, इसके 3 पॉइंट है, ये आप ध्यान रख लीजिए। फिर थर्ड है सस्टेनेबल लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या करना है, कंबाइनिंग क्रॉप प्रोडक्शन विथ लाइव स्टॉक, फिशरीज, एग्रो प्रोसेसिंग एंड इको टूरिज्म। ठीक है, इससे क्या होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा और उससे हमारा क्लाइमेट जो है वो प्रिजर्व होगा, क्लाइमेट में डैमेज नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और इस तरह से आगे की जनरेशन्स के लिए भी हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ है अर्ली वार्निंग एंड नॉलेज। ठीक है, कम्युनिटी लेवल वेदर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन एडेप्टेशन ट्रेनिंग। ठीक है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि कम्युनिटी लेवल पे वेदर फोरकास्टिंग उनको मिल जाए, मार्केट का इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि उनको लॉस भी ना हो। ठीक है, और एडेप्टेशन जो क्लाइमेट में चेंज आया है उनमें एडेप्टेशन की ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, तो ये जो है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इसकी कोशिश कर रहा है जिससे कि अर्ली वार्निंग एंड नॉलेज हो और क्लाइमेट चेंज से वहां के किसान एडेप्ट कर पाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, वेस्ट रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, वेस्ट रिसाइकलिंग कन्वर्ट रेसिड्यूज टू बायो एनर्जी और कंपोज रिसाइकल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये सबका जब रिसाइकल होता है तो इसे कोई हम क्या कहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी, है ना। तो सर्कुलर इकोनॉमी जब होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्लाइमेट चेंज कम होगा, क्लाइमेट को डैमेज कम होगा और हर चीज का, वाटर का, सॉइल का, न्यूट्रिएंट का कंजर्वेशन होगा। ठीक है, तो हमें वेस्ट रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में सोचना है, जो कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम की एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू क्लाइमेट चेंज को वो चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एफपीओज और कोऑपरेटिव्स, इंश्योरेंस, क्लाइमेट लिंक्ड क्रेडिट फैसिलिटीज को उनको कम्युनिटी बनाना है। ये सारे लोगों को, जैसे एफपीओज एक कम्युनिटी है, कोऑपरेटिव्स एक कम्युनिटी है। ठीक है, इंश्योरेंस के लिए कम्युनिटी बनाना है, क्लाइमेट लिंक्ड क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए कम्युनिटी बनाना है और इन कम्युनिटी को स्ट्रेंथ देना है, इनको मजबूत बनाना है ताकि किसानों को उससे हेल्प हो सके और जो उसका मेन पर्पस है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का वो पूरा हो सके। सेवेंथ है पॉलिसी एंड ग्लोबल गोल्स अलाइनमेंट। ठीक है, नीति और वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखा। इसका मतलब क्या है, कंट्रीब्यूट टू नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स ऑफ एसडीजीज 13, 2 एंड 15। ये कुछ एसडीजीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं, इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स को ये कंट्रीब्यूट करता है नई नई पॉलिसीज बनाने के लिए। कौन सी पॉलिसीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, यहां पर अब मैं लिख देती हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, एसडीजीज। ठीक है, तो ये जो रहते हैं ये पॉलिसीज होते हैं फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन पॉलिसीज को बनाने के लिए भी फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम हेल्प करता है जिससे कि एडेप्टेशन में, नेशनल एडेप्टेशन में अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हमको अपने एग्रीकल्चर को एडेप्ट करने में हमें सहायता होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे किसके, रोल ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इन द व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और ध्यान में रखिए कि आपको पॉइंट्स के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग प्रैक्टिस, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड एमिशन रिडक्शन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, अर्ली वार्निंग एंड नॉलेज नेटवर्क, वाटर वेस्ट रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी एंड ग्लोबल गोल्स अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये रोल्स हैं, ये आपको पॉइंट्स पहले नोट डाउन कर लीजिए और फिर इंटरमेटल को आप पढ़िए, थोड़ा समझिए, तो आप खुद से भी लिख सकेंगे और या चाहे तो आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।